नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। तो पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को आपके पास आती है, लेकिन इस बार यह एक हफ्ते पहले हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने संकल्प किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत को बनाना है। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूरी है। तो एक समय था जब टीबी का पता चलने के परिवार को लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उसकी मदद की जा रही है। 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात को सुना। तो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम को जो प्रसारण हो रहा था आज के दिन, उसको सुना। अब खबर रामपुर से है, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम मुस्लिम महिलाओं ने सुनी मन की बात। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात को सुना। तो इस दौरान रामपुर में यह अनोखी और अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जहां मुस्लिम महिलाओं ने मन की बात सुनते हुए नजर आई। तो इसके साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात को सुना। तो किस तरह से मन की बात अलग अलग कोनों में हर जनता सुनती हुई नजर आती है। देश की जनता को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए किस तरह से देश को और आगे बढ़ाना है इसका जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं आज टीबी को लेकर जो जिक्र किया कि किस तरह से भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो वहीं इस पूरे मन की बात के प्रसारण को रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने सुना। तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे, बीजेपी के नेता मौजूद रहे, जो मन की बात को सुनते हुए नजर आए। तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। और अधिक जानकारी के साथ फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए आज मन की बात का कार्यक्रम था, प्रसारण था, और इस दौरान रामपुर में तस्वीरें देखने को मिली जहां मुस्लिम महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर मन की बात के प्रसारण को सुना। इसके साथ ही वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता नेता भी मौजूद रहे।
जी बिल्कुल। देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर आज जो मन की बात का प्रसारण हुआ है ऋतु, ये अपने आप में बहुत खास और अहम और ऐतिहासिक है। जी। मन की बात में रामपुर की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ स्क्रीन साझा करती हुई नजर आई हैं। अहम बात है ऋतु। और जी। अहम बात इसलिए है कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं, और मुस्लिम महिलाओं को चूंकि खास तौर से ट्रिपल तलाक जैसा तोहफा जी। बैन करके प्रधानमंत्री ने दिया, तो खास तौर से मुस्लिम महिलाओं का जो रुझान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। तो जी। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बुजुर्ग महिलाएं, मुस्लिम युवक और मुस्लिम बुजुर्ग यहाँ मौजूद दिखाई दिए। और आपको देखने में ये तस्वीर बड़ी सुंदर दिखाई देगी। ये असली भारत की तस्वीर है ऋतु। यहाँ आज रामपुर के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती थी, वो जिंदा होती दिखाई दे रही है। पहले कहीं एक और दो परिवारों के बीच राजनीतिक अखाड़ों में बंटवारा हुआ करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री तक एक आम आदमी की पहुंच है, और आम आदमी भी स्क्रीन साझा कर रहा है प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। तो आज जो तस्वीर है वो मन के बात की बिल्कुल जुदा है, और जुदा इसलिए है कि आज इतिहास बना है। 102वां एपिसोड जो आज मन की बात का हुआ है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के अलावा जो संदेश गया है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल जिला है, यहाँ 60-40 का रेशियो है, और उसमें संदेश ये गया है कि प्रधानमंत्री मुस्लिमों को नजदीक ला रहे हैं। और उपचुनाव में भी मुस्लिमों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और सपा को नकार दिया। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, ये तस्वीर 2024 में बहुत कुछ बयान करती दिखाई दे रही है, और 2024 में इसका जो असर होगा वो अपने आप में अप्रत्याशित होगा। और देखने वाली बात यह है कि रामपुर के अंदर प्रधानमंत्री के मन की बात घर घर तक पहुंची। बाकायदा एक प्रोग्राम किया गया, एक मंडप सजाया गया, रंगोली मंडप के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए। हालांकि कई जगह मन की बात को सुना गया, मुस्लिम ने भी रामपुर की कई जगहों पर मन की बात को सुना, लेकिन खास तौर से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए रंगोली मंडप पे जो लोग पहुंचे हैं, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया, और ऐसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने उन तस्वीरों को दिखाया, चाहे वो महाराष्ट्र की तस्वीर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हो, चाहे वो राज्यों की तस्वीर हो। प्रधानमंत्री ने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया, और उन्होंने बताया कि 2024 में भी ये कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, और जो संकल्प उन्होंने लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 2024 का इंतजार ही क्यों करें, वो आज ही क्यों ना कर दे। तो उन्होंने जो करके दिखाया है उस तस्वीर को साझा किया है, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है, और आती है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनके इरादे अटल भी हैं और मजबूत भी हैं, और मुकाबला करने के लिए वो तैयार भी हैं, और उनकी चुनौती को ऐसा कर दिखाए और ऐसा कोई लेके आए तो बात हो। तो मन की बात ने जिस तरह से लोगों को रिझाया है, मुस्लिम महिलाएं खुश नजर आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्क्रीन पर देखा प्रधानमंत्री के साथ, और इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने जिया है, और ये ऐतिहासिक पल उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ऐतिहासिक पल है, और ऐतिहासिक पल नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है, वो यहाँ पे कोई बहुत ही विशाल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक जो प्रधानमंत्री की तरफ से गया, वो अपने आप में बड़ा हथियार साबित हुआ, और एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोटर के रूप में मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने मन की बात को सुना और किस तरह से खुद को इस पूरे प्रसारण से जोड़ा, कहीं ना कहीं एक पक्ष भी रखते हुए नजर आए कि किस तरह से देश को एक करने का कार्य किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोंडा के खनन निरीक्षक चंद्र प्रकाश जायसवाल निलंबित हुए हैं। शासन से आई टीम ने तरबगंज और करनालगंज में जांच की है। खनन निदेशक रोशन जैकब की गठित की थी टीम जांच में अवैध खनन में लिप्त मिले खनन निरीक्षक, तो शासन के जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। तो खनन निदेशक रोशन जैकब ने गठित की थी टीम, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई। अवैध खनन में लिप्त मिले खनन निरीक्षक, तो शासन ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है।
तो गोंडा के खनन निरीक्षक चंद्र प्रकाश जायसवाल निलंबित किए गए। तो शासन से आई टीम ने तरबगंज और कर्नलगंज से जांच की और इस दौरान खनन निदेशक रोशन जैकब ने ये टीम गठित की थी, जिसके बाद ये जांच की गई जिसमें खनन निरीक्षक संलिप्त पाए गए अवैध खनन में। तो शासन ने जांच के बाद कार्रवाई की और निलंबित किया खनन निरीक्षक को। तो गोंडा के खनन निरीक्षक चंद्र प्रकाश जायसवाल निलंबित किए गए। तो शासन से आई टीम ने तरबगंज और कर्नलगंज में जांच की। खनन निदेशक रोशन जैकब ने यह टीम गठित की थी। तो जांच में अवैध खनन में लिप्त मिले थे खनन निरीक्षक, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई जहां खनन निरीक्षक को निलंबित किया गया। तो शासन से आई टीम ने तरबगंज और कर्नलगंज में जांच की। तो खनन निदेशक रोशन जैकब ने यह टीम गठित की थी, जिसके बाद यह जांच की गई और इस जांच में खनन निरीक्षक लिप्त पाए गए। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, अवैध खनन को लेकर ये जांच की गई जिसमें खनन निरीक्षक दोषी पाए गए, लिप्त पाए गए। किस तरह से अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश की खनन निदेशक रोशन जैकब, जो कि लखनऊ की कमिश्नर भी हैं, उनके पास निदेशक का भी चार्ज है। उन्होंने लगातार जो उनको शिकायतें मिली थी अवैध खनन की, उसको लेकर उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे। शासन स्तर पर 2 सदस्यीय समिति गठित की थी, जो कि तरबगंज और कर्नलगंज, जो कि गोंडा के इलाके हैं, वहां पर जांच के लिए इस टीम को भेजा गया था। हालांकि जब जांच हुई तो जो खनन निरीक्षक गोंडा है चंद्र प्रकाश जायसवाल, वो दोषी पाए गए, जिसके बाद आज उनको निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देखें कि जहां पहले खनन को लेकर लगातार सवाल उठते थे और जब से खनन निदेशक रोशन जैकब ने चार्ज संभाला है, लगातार खनन के क्षेत्र में कहीं न कहीं कार्रवाइयों का दौर जारी है। उस दिशा में एक खनन निरीक्षक की शिकायत मिली और उसके बाद जांच हुई। जांच में दोषी पाए जाने पर खनन निरीक्षक गोंडा को निलंबित कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। विकासनगर में कई घंटे बत्ती गुल रही। स्थानीय लोग बिजली कटौती से हुए परेशान। पावर हाउस पर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। बिजली कर्मियों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस और बिजली कर्मियों ने लोगों को कराया शांत। तो बत्ती गुल से लोग परेशान नजर आए। पावर हाउस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। तो बिजली कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी इस हंगामे को लेकर, जहां पुलिस ने और बिजली कर्मियों ने लोगों को शांत कराया। लखनऊ के विकासनगर में कई घंटे बत्ती गुल रही, जिसके बाद लोग परेशान होते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने बिजली कटौती को लेकर हंगामा भी किया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बिजली कटौती के बाद लोग सड़कों पर उतरे और पावर हाउस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस और बिजली कर्मियों ने लोगों को शांत कराया। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, विकासनगर में कई घंटों तक बत्ती गुल रही और इसके बाद कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर आए, जहां पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश जारी करते हैं। चाहे वो बिजली विभाग के मंत्री हो, उनसे मुलाकात हो, उनको निर्देश जारी करना हो, यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित करना हो, उनकी तरफ से हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन विद्युत आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है। इसका नजारा विकासनगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ कई घंटों तक बिजली गुल रही। इससे परेशान लोग भीषण गर्मी में पावर हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पर वो प्रदर्शन भी करते हैं, हंगामा भी करते हैं। कि जिस तरीके से बिजली की कटौती लखनऊ में हो रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रदेश की राजधानी ही बिजली व्यवस्था से परेशान है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, उन जनपदों का क्या हाल होगा। फिलहाल लखनऊ में तमाम जगहों पर बिजली की बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही, चाहे वो विकासनगर हो, आरा थाना क्षेत्र हो, हजरतगंज हो, गोमती नगर हो, दुबग्गा हो, माल हो, मलियाबाद हो, मोहनलालगंज हो,
बख्शी तालाब हो, इटौंजा हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह का निधन। पूर्व मुख्य सचिव आईएएस अखंड प्रताप सिंह का निधन हो गया। अखंड प्रताप सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हुआ है। आज शाम दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। लोधी रोड क्रिमेटोरियम तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में घर से टहलने निकले युवक ने नहर में छलांग लगा दी, जिसने पानी में डूब रहे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के नहर में छलांग लगाते देख कुछ लोग ग्रामीणों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई। वहीं घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूर मृतक युवक के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को नहर से बाहर निकालने के बाद शव का पंचनामा भरा। वहीं पीलीभीत में थाना अमरिया क्षेत्र के लाहौरगंज के पास से पेट्रोल पंप संचालक ने 2.91 लाख की लूट की है। घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 71,000 रुपए भी बरामद किए हैं। उसके साथी की तलाश की जा रही है। अब खबर आगरा से है। ताजमहल पर नहीं थम रहा लपकों का आतंक, तो खाकी की सरपरस्ती में लपके हुए फिर सक्रिय, तो गैंग बनाकर विदेशी पर्यटकों को बना रही ठगी का शिकार। खाने का सामान से लेकर टिकट तक बेचते हैं लपके, तो पुलिस की मौजूदगी में ग्राहकों को घेरते हैं लपके। पीलीभीत में पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। आपको बताते चले कि इनामी वांछित आरोपी पर गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से अभियुक्त फरार चल रहा था। अपनों पर रहम, जनता पर सितम, या खाकी वाले कितने बेरहम। जनता की टूटी को नंबर प्लेट तो गाड़ी सीज की गई। खुद की गाड़ी का नंबर ना हो तब भी ठीक है। या राजधानी के कमिश्नरेट की विभूति खंड पुलिस पर सटीक लाइन बैठती है। शाम होते ही सुरक्षा के लिहाज से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। यह अच्छा भी है, लेकिन विभूति खंड थाने के सहारा चौकी इंचार्ज राहुल बालियान जनता पर चेकिंग के नाम पर जुर्म ढा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता की टूटी हुई नंबर प्लेट पर चालान की जगह गाड़ी सीज की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि थाना विभूति खंड में तैनात इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और सिपाहियों की गाड़ियों पर हाईटेक नंबर प्लेट की जगह बड़ा बड़ा पुलिस लिखा हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विभूतिगढ़ थाने में तैनात राहुल बालियान खुद को खुदा मानते हैं, इसलिए चालान की जगह पर बस जनता को परेशान करने के लिए गाड़ी सीज करने की कार्रवाई करते हैं। जनता की गाड़ी में अगर नंबर प्लेट बिगड़ गया हो, नंबर प्लेट टूट गई हो, तो एक ही ऑप्शन है कि गाड़ी को सीज कर दिया जाए। लेकिन इसके विपरीत विभूति खंड थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनिल सिंह की गाड़ी की अगर बात की जाए तो उस गाड़ी में आज तक हाईटेक नंबर प्लेट नहीं है। विभूति खंड पुलिस आम जनता को परेशान करने की कार्रवाई करती है। आम जनता में अगर हाईटेक नंबर प्लेटें उनकी गाड़ियों में नहीं लगी हैं तो उनकी चालानी कार्रवाई होती है। वास्तविक तस्वीरें विभूति खंड थाने की हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये पुलिस का लोगो लगी हुई गाड़ी खड़ी है, यूपी 62 वाई 6372। इस पर भी हाईटेक नंबर प्लेट नहीं है और आगे भी पुलिस लिखा हुआ है। क्या इस पर पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी? क्या इस गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई करेगी? इसके ठीक आगे एक और गाड़ी खड़ी है, हालांकि वो उस पर पुलिस का लोगो नहीं है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ बहुत सारी ऐसी दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं जिस पर पुलिस का लोगो बना हुआ है, लेकिन हाईटेक नंबर प्लेट नहीं है। लेकिन क्या इंस्पेक्टर विभूति खंड या इंस्पेक्टर इस पूरे प्रकरण पर कोई कार्रवाई करेंगे? ये देख सकते हैं कि इस पर भी पुलिस लिखा हुआ है और इसके पीछे आगे की नंबर प्लेट पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। और पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो यूपी 46C 6050 नंबर है इसका, ये भी नियम के खिलाफ जा रही है। क्या इसको सीजर की कार्रवाई विभूति खंड पुलिस करेगी? दूसरी बाइक ये है यूपी 32 GF 5320, ये भी, इस पर भी पुलिस का लोगो लगा हुआ है और ये विभूति खंड थाने के अंदर खड़ी है। क्या इस गाड़ी को सीज करने की हिमाकत राहुल बालियान जो SI हैं वो कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। और ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी जो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को दी जा रही है और हाईटेक पुलिस बनाई जा रही है। इस पर देख सकते हैं ना, आगे नंबर प्लेट है,
ना कोई नंबर पड़ा हुआ है। अगर इससे कोई पुलिस वाला अपराध करता है, जैसा कि अभी हमने औरैया में देखा कि व्यापारी से चांदी लूट ली जाती है, जब अधिकारियों को इसकी सूचना मिलती है, दबिश दी जाती है, तो इंस्पेक्टर साहब के घर से चांदी बरामद होती है, पीछे भी नंबर खुर्चा हुआ है। इतना ही नहीं, 4 व्हीलर चालकों की सीट बेल्ट का हवाला देने वाले इंस्पेक्टर साहब सीट बेल्ट ही नहीं लगाते। ये एक कार खड़ी हुई है, इस पर भी पुलिस का लोगो लगा हुआ है, यूपी 78 DD 4689, ये भी पुलिस की गाड़ी बताई जा रही है, किसी SI साहब की ये गाड़ी है। इस पर भी यातायात पुलिस और अगर हम बात करें RTO ऑफिस के, तो उनका भी पालन नहीं होता। आगे बुलेट खड़ी हुई है, उस पर भी पुलिस लिखा हुआ है, नंबर है UP 51 AK 9862। ऐसी दर्जनों गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिस पर जो है हाई सिक्योरिटी नहीं है। यातायात नियमों का पालन करने वाले जितने भी कानून बनाए गए हैं उसकी धज्जियां खुद विभूतिखंड पुलिस उड़ा रही है। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को परेशान करने का काम यहाँ के इंस्पेक्टर अनिल सिंह और SI राहुल बालियान करते हैं। थाने में तैनात SI और सिपाहियों से जब इस बाबत पर सवाल किया गया तो कोई भी पुलिसकर्मी अपनी तैनाती का जिक्र नहीं किया। बताते चले कि थाने में इस्तेमाल की जा रही अधिकांश गाड़ियां यातायात नियमों का पालन ही नहीं करती हैं। किसी गाड़ी पर तो नंबर ही नहीं है, नंबर के एवज में बड़ा बड़ा पुलिस लिखा हुआ है। ऐसे में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या विभूतिखंड पुलिस इस रवैये से जनता को यातायात नियमों के बारे में समझाएगी। साथ ही ये भी सवाल जन्म ले रहा है कि जिस तरह आम लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, क्या इस तरह से यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर जनता को प्रताड़ित करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की हिमाकत करेंगे। सीज करके लाए उस गाड़ी को। सीज आइए आप मेरे साथ, गाड़ी सीज कर रहे हैं भाई साहब। आपके थाने की गाड़ियां दिखा रहा हूं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पालन नहीं करती हैं। ये पुलिस का लोगो लगा है, इसको आप कब सीज करेंगे? इस चीज की जानकारी अधिकारी से बात करिए। अधिकारी आप गाड़ी सीज करके ला रहे हैं, आप भी उसी अभियान में हैं। देख आगे और भी गाड़ियां दिखाते हैं, आइए आइए दिखाते हैं। ये है गाड़ी, अभी इनका कहना है कि ये गाड़ी सीज करके ला रहे हैं, बाकायदा गाड़ी ला खड़ा कर दिया है। और ऐसी दर्जनों गाड़ियां विभूतिखंड थाने में खड़ी हैं जो कहीं ना कहीं यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। ये भाई साहब भी यहाँ हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर आप इसी थाने में हैं? नहीं, चाबी हमारे पास थाने में नहीं है। सर आप इसी थाने में पोस्टेड? इसी थाने में दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं सर, हाई सिक्योरिटी भाई नंबर प्लेट। आप हमसे नहीं, हमारे उच्च अधिकारियों से बात करिए। सर अभी तो आप ही उच्च अधिकारी है ना? नहीं हम नहीं है भाई, मैं सेकंड मोबाइल पे आप दूसरा उधर हूँ, क्षेत्र में से हूँ, आप उधर बात करिए, हमसे क्यों बात। ये देखिए एकदम हाईटेक पुलिस की गाड़ी, बड़ा बड़ा पुलिस लिखा हुआ है। हालांकि वर्दी सरकार ने इनको दी है कि वर्दी जो है ये पहने, दूर से इनकी पहचान की जाए। गाड़ी भी बाकायदा खाकी रंग की है, लेकिन आगे बड़ा बड़ा हाईटेक पुलिस लिखा हुआ और पीछे भी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नंबर लिखे हैं। यही अगर आम जनता की गाड़ियों पर लिखा हो तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पूरा नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, UP 50 है, 52 है, 51 है, 56 है, ये कह पाना मुश्किल है। अगर इन गाड़ियों से वारदात होती है जो विभूतिखंड थाने में खड़ी हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहां हमने कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबका कहना है कि उच्चाधिकारियों से बात करो। वो कौन है उच्चाधिकारी जो ऐसी गाड़ियों के ऊपर, विभूतिखंड पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हेलमेट का इनके लिए कोई कानून नहीं ना, ये हाईटेक नंबर प्लेट का इनके लिए कोई कानून नहीं ना। कानून हमारे लिए है, इनके लिए क्या हो गया सर। 2 दिन गाड़ी मेरी, क्या नाम है आपका? मेरे एक्सीडेंट। रुक तो जाइए, मैं आज छुट्टी से वापस आया हूँ। मैं आज छुट्टी पे जाने के टाइम हेलमेट नहीं लगाते क्या? हेलमेट नहीं लगाते? मैं बस यही चाय पीने गया था। नहीं, चाय पीने तो हम लोग भी निकलते हैं, चालान होता है। चाय पीने निकलते हैं, अभी हम इस साल पकड़ के मर जाएंगे यार। आपकी गाड़ी की देखो, गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। ये विभूतिखंड में तैनात सिपाही हैं जो कह रहे हैं चाय पीने गए हैं। राजधानी पुलिस के बेहतर कार्यप्रणाली के दावे को लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के दावे तब हवा हवाई हो जाते हैं जब एक पीड़ित पुलिस से प्रताड़ित होकर थाने के गेट पर ही आत्मदाह करने की बात करने लगता है। ये पूरा वाकया विभूतिखंड थाने का है, जहां पर पीड़ित का कहना है कि वो घायल अवस्था में दवाई लेने गया था और पुलिस ने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते उसकी बाइक, जिसकी किस्तें अभी तक भर रहा है, चौकी गेट इंचार्ज राहुल बालियान ने सीज कर दी। और ये पीड़ित एक और खड़ा है यहाँ, इनसे पूछते क्या मामला। ये देखिए एक्सीडेंट देखिए सर, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, अगला प्लेट नंबर टूट गया और पिछला बाकी ओके है। अब भरवारा क्रॉसिंग में मेरी गाड़ी सीज कर दिया गया। मैं आज अपना खतरा भी दिखा रहा हूँ, गाड़ी का कागज भी दिखा रहा हूँ। 2 साल की गाड़ी हुई, एक भी चालान नहीं है, फिर भी मेरी गाड़ी सीज हो गई।
किसने सीज किया? अब ये भरवाड़ा क्रॉसिंग में जो चेकिंग लगी रही होगी। तो अभी यहाँ थाने पाए कि किसी से बात हुई? थाने पे 2 घंटा आए हो गए, कह रहे आपकी गाड़ी सीज हो गई, कोर्ट से होगा जो होगा। अच्छा, ये कोई नियम है? मेरा केस देखे, मैं आज घायल पड़ा हूँ 2 दिन, अब पीछे की नंबर प्लेट मेरी ओके है। ये कौन सा नियम है? ये कानून है? इस गाड़ी को जरा पीछे से दिखाएं। गला काट दे, गला, पैसा मेरे गला काटे। बेदम पीड़ित लंगड़ाता हुआ गेट पर पहुंचा। पीड़ित को लंगड़ाता देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि वो कह रहा था कि परिवार समेत यहीं पर आत्मदाह करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या आला अधिकारी, डीसीपी लेवल के अधिकारी या फिर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करेंगे, या हमेशा एसी कमरों में बैठे रहने वाले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी सिरडकर इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे, या फिर ऐसे ही इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बीरेन के साथ नीलेश चौहान, न्यूज 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 1 इंडिया के साथ।